नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3000 से भी ज्यादा टीकाकरण केंद्र टीके के लॉन्चिंग कार्यक्रम में जुड़ेंगे। सभी राज्यों को गाइडलाइन भेजी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह गाइडलाइन सभी राज्यों को भेज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। तो कल दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीकाकरण की शुरुआत करेंगे। वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोगों से पीएम मोदी बात भी कर सकते हैं। देश भर के 3006 सेशन साइट्स लॉन्चिंग कार्यक्रम से जुड़ेंगे। हर केंद्र में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले दिन 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाने की संभावना है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगेगी। 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स को वैक्सीन लगेगी। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुल 1.65 करोड़ यानी 1 करोड़ 65 लाख कोविशील्ड के 1.1 करोड़ डोज भी खरीदे गए हैं। कोवैक्सीन के 55 लाख डोज खरीदे गए हैं। कोवैक्सीन की पहली खेप 12 राज्यों में पहुंच चुकी है। हर केंद्र पर एक दिन में 100 लोगों को टीका लगेगा। हर केंद्र में वैक्सीन के कुल 110 डोज भेजे जाएंगे। टीकों के करीब 10% डोज रिजर्व रखे जाएंगे। शुरुआती 10 दिन देश में 2934 टीकाकरण केंद्र होंगे। अगले महीने इनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा हो जाएगी। अगले महीने से हर दिन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाने का काम शुरू किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। एक ही कंपनी का वैक्सीन लगेगा, पहला और दूसरा डोज। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए कुल 97 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों में कुल 5000 टीके के डोज लगाए जाएंगे। तो रायपुर एम्स के अलावा 6 केंद्रों में टीकाकरण का कार्यक्रम होगा। नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी ने तैयारियों का जायजा लिया। राज्य में टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी है, ये कहा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने। बूथ में वैक्सीन सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगाई जाएगी। बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा 23 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। दुर्ग में 21, बिलासपुर में 19 बूथ से टीकाकरण की लॉन्चिंग होगी। छत्तीसगढ़ को कुल 37,390 डोज मिले हैं। रायपुर में ही 14,000 से भी ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की सुरक्षा में CF लगी हुई है। भारी सुरक्षा के बीच ये वैक्सीन लगेगी। रायपुर में पहला टीका अंबेडकर अस्पताल के सफाई कर्मी को लगेगा। मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विनीत जैन को भी
ये टीका लगाया जाएगा। सरगुजा जिले में कुल 6 जगहों पर टीका लगाया जाएगा। 4 शहरी और 2 ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें निर्देश प्राप्त हुए थे वो 97 जगह हमको वैक्सीनेशन लॉन्च का प्रोग्राम पूरे राज्य में करना था, सेक्शन साइट्स क्रिएट करने थे, वो हमने कर लिए हैं। और क्या कहते हैं, हर जगह 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगी है, जिसमें से एक बाहर सुरक्षा कर्मी रहेंगे जो चेक करेंगे। एक महिला हैं, सफाई कर्मचारी महिला, उनका हमने चयन किया है। तुलसा तांडी उनका नाम है। उनके बाद तुरंत तत्काल बाद में वो डॉक्टर विनीत जैन अपने टीकाकरण के लिए आगे रहेंगे। जो राज्य शासन के निर्देश आए हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन किया जाना है, उसको पालन करने के लिए सभी पर चर्चा हुई है और तैयारी कर ली गई। 10 वैक्सीन सरगुजा जिले के लिए आई हैं। 13,000 वर्कर हैं, 13,800 के आसपास हैं, तो अभी 6,810 वैक्सीन इस पे आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला टीका रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के स्वीपर तुलसा तांडी को लगेगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने इनका चुनाव किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री पहले टीका लगाए जाने वालों से बातचीत भी करेंगे। खबर सुनकर बेहद उत्साहित तांडी से संवाददाता विनय वर्मा ने बात की। हमारे साथ तुलसा तांडी ये महिला हैं और ये ऑपरेशन थिएटर में, रायपुर मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में सफाई कर्मी हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार इनका सेलेक्ट किया गया है। ये उम्रदराज भी हैं, 51 साल इनकी उम्र है। इसके साथ साथ में ये सफाई कर्मी का काम करती हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कोरोना काल में रहा। प्रधानमंत्री ने जैसा निर्देश दिया, राज्य ने वैसी महिला का चुनाव किया है। हम इनसे चर्चा करते हैं। आपका नाम आया है सबसे पहले कोरोना में टीकाकरण कराने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, खूब अच्छा लगा। सब घर परिवार भी अच्छा लगा, खूब खुशी हुई। 2 वक्त कोरोना ड्यूटी भी कही, फिर भी मेरे को मंगलवार को फिर मेरा ड्यूटी लगेगा। पहले कैसे पता चला आपको कि क्या कौन बताया आपको टीकाकरण कराने? 3-4 सिस्टर बताए हैं कि कल जल्दी आ जाना, टीका लगेगा करके, तो मेरे को बहुत खुशी लगा। अच्छा, प्रधानमंत्री भी कल आपसे चर्चा करेंगे, ऐसा सुनने में आया कि प्रधानमंत्री जो सबसे पहले टीकाकरण करा रहा है उससे बातचीत करेंगे, उससे जानेंगे कैसा कुछ होगा आपसे? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सब मेहनत किए हैं बहुत अच्छा करके। हम ही लोग भी डॉक्टर लोग से, सिस्टर लोग सब अच्छे से ड्यूटी करे हैं। जिस तरह से ये लोग ड्यूटी करेंगे पूरे कोरोना काल में, कहीं ना कहीं उनको इसका लाभ मिला है और प्रधानमंत्री से चर्चा करने का सौभाग्य है। इनका कहना है कि जो सबसे इनका जो कल का दिन है वे इनके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है और ये इस यादगार जो समय है इसको लेकर के आजीवन ये जीती रहेंगी। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। रुक करते कुछ और दूसरी खबरों का। केंद्रीय कृषि सुधार कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और 2 दर्जन से भी ज्यादा विधायकों, मंत्रियों और सैकड़ों कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस के नेता राजीव भवन में सभा कर ट्रैक्टर से राजभवन के लिए निकले। राजभवन के पहले पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका तो हल्की झूमाझटकी भी हुई। राज्यपाल से लगभग 1 घंटे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि केंद्र की सरकार किसानों के हित में निर्णय नहीं ले रही है, बल्कि देश के चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई 4 सदस्यीय समिति को किसान संगठन स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए। इससे पहले मोहन मरकाम ने राजीव भवन में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी पहले चाय बेचते थे, अब देश बेच रहे हैं। देश बेचने पर तुली हुई है। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, पहले केसरी लेके आया था, अब देश बेच दूंगा। आज जो 3 काले कानून लाए हैं, कहीं न कहीं देश के
अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई है और सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से समर्पण निधि दी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम को आराध्य बताते हुए श्री राम को देश की पहचान बताते हुए दान किया। इधर छत्तीसगढ़ में चंदे पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर निधि संपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। मंदिर निर्माण के लिए पहला चंदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज को दिया। राष्ट्रपति ने मंदिर निर्माण के लिए 5,01,000 रुपए की धनराशि दी। वहीं केंद्र सरकार ने 1 रुपए तो शिवसेना ने 1 करोड़ का चंदा दिया है। हम सब लोग आज राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए गए। देश के प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए। 5,01,000 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपने वेतन से 1,11,011 रुपए दान दिए, तो भारत भक्ति अखाड़े की ओर से 11,11,011 रुपए का चेक दिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे मानव जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में एक ईंट हमारे परिवार की भी लगेगी और ये सौभाग्य है कि अब भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जन सहयोग से प्रारंभ हो रहा है और उसमें गिलहरी की तरह अपना योगदान देने का भी हमें सौभाग्य मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है। सबका साथ और सबकी निधि से मिलकर के जो राम मंदिर बनेगा, सबके भाव भी उसमें सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा मंदिर जगमगाएगा, भव्य और दिव्य और विश्व प्रसिद्ध होगा। छत्तीसगढ़ में मंदिर के चंदे को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने श्री राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश के हिसाब मांगने वाले बयान पर रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा, राम काज में विघ्न डालने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले पूछते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व है क्या, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख कब बताओगे, अब मंदिर निर्माण होने लगा तो पूछते हैं चंदे का हिसाब कब दोगे। याद रखना सकल विघ्न व्यापही नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। मैं जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक देश की जनता को नहीं दिया गया। ये सरकार 2,80,00,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। अरे वो कौन होते हैं चंदा का हिसाब मांगने वाले? ये चीज़ें जो संस्थाएं हैं, राम जन्मभूमि न्यास है, उस न्यास का अपना अकाउंट है और वो रजिस्टर्ड अकाउंट है और उसका कोई भी वहाँ से हिसाब ले सकता है। विश्व हिंदू परिषद का यह अभियान 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत देश के 13 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट की तैयारियों को लेकर 3 मंत्रियों से चर्चा की। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के विभागों से संबंधित प्रस्ताव को लेकर लगभग 3 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से उनके विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। इसी तरह राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से उनके विभाग राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, पंजीयन और स्टाम्प विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। वहीं मंत्री उमेश पटेल से संबंधित युवा एवं कल्याण विभाग, खेल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री शनिवार को भी 3 मंत्रियों से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक चर्चाएं हुई हैं। बजट तो माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं, तो वो पेश करेंगे तो सब चीज़ें सामने आएंगी। हमने अपनी तरफ से अपने विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी दे दी है। कुछ अनुभाग भी बन रहे हैं,
उसमें स्टाफ का है या और जो सुविधाएं हैं, पंजीयन विभाग में भी लोगों को बेहतर सुविधाएं कैसे मिले, तो इन सब चीज़ों पर चर्चाएं हुई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में बंद हो चुकी खदानों को जल संरक्षण स्रोतों के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन खदानों में विभिन्न रोजगार मूलक गतिविधियों के संचालन को भी कार्य योजना में शामिल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में स्थित समस्त उपेक्षित खनन स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें जल संरक्षण स्रोत में परिवर्तित करने और आवश्यकता अनुसार अन्य गतिविधियां शुरू करने की कार्य योजना 1 महीने के भीतर तैयार करें। इस कार्य में होने वाले खर्च की व्यवस्था मनरेगा, डीएमएफ, सीएसआर, पर्यावरण और अधोसंरचना मद समेत अन्य विभागीय योजनाओं में उपलब्ध आवंटन से की जा सकती है। सीएम ने कहा कि राज्य में दशकों से कोयला, लौह अयस्क, बक्साइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मुरुम, गिट्टी इत्यादि के खनन के बाद उन खनन स्थलों को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ऐसे खनन स्थलों पर आए दिन दुर्घटना हो रही है। कभी जद्दोजहद और वरिष्ठ नेताओं की कई बैठकों के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी तैयार कर ली गई है। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के 22 जनवरी के दौरे के पहले इन दोनों मोर्चा की सूची घोषित करने की तैयारी है और इसे लेकर आज भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास पर संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। वहीं युवा और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी बड़े नेताओं की सहमति नहीं बनने की वजह से अब तक अटकी हुई है। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि युवा और महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी इस महीने के अंत तक फाइनल हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि इसे लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह पार्टी का आंतरिक मामला है। जो कार्यकर्ता लगातार काम करेंगे उन्हें पद दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और उसको इन चीज़ों से कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। अब आप देखें, किसान आंदोलन 13 तारीख को पूरे प्रदेश के 90 विधानसभाओं में हुआ, आने वाली 22 तारीख को भी होगा और आने वाले समय पर भी होगा। ये पार्टी का इंटरनल मामला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं वही यहाँ पद पर आने। राज्य शासन ने प्रदेश में धान खरीदी के लिए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में उपयोग किए गए जूट बारदानों का उपयोग करने की अनुमति दी है। खाद्य विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी कलेक्टरों को स्थानीय स्तर पर बारदाना प्रदायकर्ताओं से समितियों किसानों को उपयुक्त दरों पर बारदाना आपूर्ति कराने को कहा गया है। बता दें कि इसके पहले धान खरीदी के लिए नया जूट बारदाना, HDPE, PPE बारदाना, PDS बारदाना मिलरों, किसानों से प्राप्त बारदाना और समिति के पुराने जूट बारदानों के उपयोग के निर्देश दिए गए। राज्य शासन ने बारदानों की कमी को देखते हुए खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग वाले जूट के बारदानों के भी धान खरीदी में उपयोग की अनुमति दी है, बशर्ते उनका एक ही बार उपयोग किया गया है। बारदाने 50 किलो भर्ती के होने चाहिए और कटे फटे नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग ने दोपहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री पर रोक लगा रखी है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। सभी ऑटोमोबाइल डीलर्स को उनके वाहनों के हर मॉडल का पंजीयन आरटीओ में करवाना अनिवार्य है, लेकिन पिछले 3 सालों से पंजीयन नहीं हो रहा था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करते हुए सभी ऑटोमोबाइल डीलर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ में गाड़ियों की बिक्री से होने वाले करीब 30 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान अब तक हो चुका है। इस मामले में ऑटोमोबाइल डीलर्स ने परिवहन मंत्री से मुलाकात कर मांग की है कि कुछ दिन का समय दिया जाए, साथ ही कैंप लगाया जाए ताकि सभी प्रकार के वाहनों का पंजीयन कराया जा सके। इसमें हम लोगों ने मंत्री जी को भी बोला है, कमिश्नर साहब को भी, ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर साहब को बोला है कि एटलीस्ट हमको 15 दिन का टाइम दे दिया जाए और इस बीच जो है जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी
लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो सारा कंप्लीट कर लें। अगर 15 दिन बाद भी कोई मैन्युफैक्चरर या कोई डीलर नहीं करता है फॉर्मेलिटी तो फिर सस्पेंड कर दें। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।